Alright, ji, Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are well. In today's class, we are going to solve the MCQs, the topical MCQs of the infectious diseases chapter. Right, so I have prepared a worksheet of the infectious diseases MCQs. We are going to look at them. Let's move on with question number one over here. Question number one over here says that an earthquake caused damage to the sanitation systems in the large tropical village. ड्रिंकिंग वाटर बिकम कंटेमिनेटेड विद द सीवेज। सही है, वो कह रहे हैं कि जो द ड्रिंकिंग वाटर है इट इज बीइंग contaminated with the sewage. Heavy rain then caused flooding and left the large pools of water in the village. मतलब कि क्या हुआ है कि फ्लडिंग हुई है जिसकी वजह से there is the stagnant water, large pools of water in the village. Housing was destroyed and the people in the village have to live in a overcrowded condition. तो यहाँ पे इन्होंने हमें थ्री कंडीशंस बता दी हैं। क्या कि सैनिटेशन सिस्टम हमारे उनके डैमेज हो गए, ठीक है, और जो हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है इट हैज़ बिकम कंटामिनेटेड विद द सीवेज। इसके अलावा जो है स्टैग्नेंट वाटर आ गया एंड दे द पीपल ओवर देयर आर लिविंग इन एन ओवरक्राउडेड कंडीशंस which infectious diseases could increase in the village population as a result of an earthquake and the heavy rain. अच्छा, अब इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट हैव अ वेरी साउंड नॉलेज ऑन द कि हमारे पास कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीजेस सबसे पहले होते हैं, ठीक है, फिर उनके क्या हमारे पास पैथोजेंस होते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो किस तरह से जो है वो स्प्रेड करती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच कॉज द इन्फेक्शियस द पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीजेस टू स्प्रेड, और फिर उसके जो है वो साइंस और सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए। सही है, तो सबसे पहले तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि देयर इज अ सैनिटेशन सिस्टम विच इज डैमेज। सही है, अब हमारे पास डैमेज सैनिटेशन सिस्टम होता है तो सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स आई मेड फॉर द इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये जो कॉलरा हमारे पास है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमारे सिलेबस में कॉलरा है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, HIV एड्स है। सही है, तो कॉलरा में हमारे पास ये देखो, कॉलरा में मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास ये जो डिजीज होती है कॉलरा विच इज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलराई, जो कि हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है। सही है, दिस विब्रियो कॉलराई इज द नेम ऑफ द पैथोजन, और जो टाइप ऑफ द पैथोजन है वो क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया। अब जो कॉलरा है, ये जो डिजीज है हमारे पास, ये किस तरह से स्प्रेड हो रही है, it is spread because of the improper sanitation. Alright, so improper sanitation over here means that they are not getting the clean water as क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि the sanitation system is damaged. इसके अलावा ये है कि ये हमारे पास जो कॉलरा है, it is a food borne और a water borne जी, disease. ये हमारे यहाँ पे इम्प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम की वजह से हमारे पास कॉलरा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कोई सीवेजेटेड हमारे पास अगर वाटर है, अगर वो हमने क्रॉप्स को वाटर करने में यूज कर दिया या फिर हमने वो सीवेजेटेड वाटर ड्रिंक कर लिया तो उससे हमारे पास कॉलरा हो सकता है, जिसमें हमारे पास क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, वाटरी डायरिया हो सकता है हमारे पास, डिहाइड्रेशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है, लॉस ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स हो सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है लेट्स मूव ऑन टू दिस, ठीक है, लेफ्ट लार्ज पूल्स ऑफ वाटर इन दी विलेज। अच्छा, अब इसमें अगर मैं मूव करूं मलेरिया की तरफ, तो मलेरिया मुझे बताओ, मलेरिया इज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम, ठीक है, और ये हमारे पास वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, मतलब कि जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है ना, इसके अंदर जो इसके साइवा के अंदर होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम। When a female Anopheles mosquito which has plasmodium in it already infects या फिर bites another person, तो फिर हमारे पास जो है वो मलेरिया फिर प्लाज्मोडियम हाथ से जो है वो उसके स्लाइवा से, मॉस्किटो के स्लाइवा से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की तरफ क्या करता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू द स्लाइवा ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, कौन सा मॉस्किटो है यहाँ पे, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अच्छा, और इसी तरह से जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, अभी जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज होते हैं ना, इनकी जो कॉमन इनकी जो ग्रोथ है या फिर जो इनकी यू कैन से के द ग्रोइंग या फिर मिच्योरिंग इनकी जो कंडीशंस होती हैं, या क्योंकि जो है हमारे पास जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती हैं दे ले द एग इन द स्टैग्नेंट वाटर। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज पूल्स ऑफ वाटर इन दी विलेज, तो मतलब ये हमारे पास एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ये हमारे पास स्टेगनेंट वाटर आ गया। ठीक है, अब ये एक तरह से हमारे पास, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक तरह से स्टेगनेंट वाटर आ गया है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज दे स्ट्राइव ब्रीड एंड ले एग्स इन दी
स्टेगनेंट वाटर, सही है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ज्यादा से ज्यादा होंगे, एंड वी नो दैट द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर द मलेरिया। ठीक है, अच्छा, तो कॉलरा भी हो गया, मलेरिया भी हो गया। अब ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस मुझे बताओ। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे हमारे पास ये रहा ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ठीक है, ये एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि अगर हम लोग कफिंग कर रहे हैं, हमारे पास चेस्ट पेन हो रहा है, हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ये सारी क्या है, सिम्टम्स है ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अब अगर एक टीबी का इन्फेक्टेड पेशेंट है, राइट, एंड इफ अ नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ एन इन्फेक्टेड टीबी पेशेंट, और उसकी कफ से, क्योंकि कफ में आप लोगों को अगर देखो, आप लोगों ने कि आप लोगों ने अगर फील किया हो तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, रेस्पिरेटरी वाटर ड्रॉपलेट्स आप लोगों के माउथ से निकल रहे होते हैं। ठीक है, व्हेन यू आर कफिंग स्नीजिंग, तो इफ द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन इन्फेक्टेड टीबी पर्सन इज इनहेलिंग दोज पार्टिकल्स, तो उससे क्या होगा हमारे पास, उससे ये होगा कि उसको भी जो है वो टीबी के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसकी टीबी के चांसेस क्या हो जाएंगे, उसकी टीबी, वो भी, उसको भी टीबी हो जाएगा बेसिकली। सही है, क्योंकि ये है ही हमारे पास क्या, एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, इसका क्या है, द कंडीशन टू स्प्रेड इट, सही है। तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, और ये एक्चुअली हमें बोला जाता है कि जैसे कोई भी टीबी का पेशेंट है, ठीक है, तो उसको हम आइसोलेट करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड जो वायरस था वो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रहा था, और एयरबॉर्न था वो भी ड्रॉपलेट से फैल रहा था, एयरबॉर्न वाटर ड्रॉपलेट से। तो वहां पर भी हमने लोगों को आइसोलेट करके रखा हुआ था। तो अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो वो डिजीज और फैलेगी। सही है, सो वी कैन से दैट ट्यूबरक्लोसिस के भी यहाँ पे चांसेस ज्यादा होंगे, सो हेंस द ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। इसी तरह से लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखें हमें क्या कह रहा है, दैट द डायग्राम शोज सम ऑफ द पैथोजेंस दैट कॉज डिजीज इन द ह्यूमंस इन सम ऑफ द वेज दे आर ट्रांसमिटेड, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को साउंड नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, इन्फेक्शियस डिजीजेस के पैथोजेंस की, एंड विच टाइप ऑफ पैथोजेंस दे बेसिकली आर। सही है, अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो ये देख लो दैट what are they asking, what is the correct pathogen and the method of transmission of the disease of TB। अब सबसे पहले टीबी की स्लाइड्स पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब टीबी हमारे पास है, टीबी का हमारे पास जो पैथोजन है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, दे आर बेसिकली द स्पीशीज ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, अब ये जो मायोबैक्टीरियम है, ये हमारे पास मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मायोबैक्टीरियम bovis भी हो सकते हैं। ठीक है, दे बोथ पैथोजेंस are the vectors for the tuberculosis. As type of the pathogen, they are Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis। तो जैसे हमारे पास नेम सजेस्ट कर रहा है मायोबैक्टीरियम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास जो पैथोजेन है, इसकी जो टाइप है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी है, बैक्टीरियम है। सही है, तो वन तो हमारे पास आ गया है, वन। तो ये सी एंड डी तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गए हैं, सही है। अब जो है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास जो टीबी होता है, इट इज बेसिकली एन एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर वी कैन से दैट इट इज स्प्रेड बाय द एयर बॉर्न वाटर ड्रॉपलेट्स। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो ये टीबी है, इट इज बेसिकली स्प्रेड बाय यूजिंग दी कफ एंड दी स्नीजेस, क्योंकि कफ एंड स्नीजेस में हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ठीक है, और इन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के अंदर हमारे पास जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सही है, सो आवर आंसर इज वन एंड एक्स ओवर हियर, ऑप्शन नंबर इज बेसिकली आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, the local population who have malaria in the area R is higher than the proportion in area S, which factor cause this difference। ठीक है, बेसिकली दे आर सेइंग दैट हमारे पास जो है वो why the area R में हमारे पास जो मलेरिया है, why it is higher than in the area S। ये बोल रहे हैं ना ये लोग क्वेश्चन में कि एरिया R में हमारे पास जो मलेरिया है वो ज्यादा है। अब मलेरिया जो है इट इज बेसिकली स्प्रेड बाय द प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को कैरी हमारे पास कौन कर रहा होता है, इफ आई मूव ऑन टू दी नोट्स, तो हमें ये पता है कि प्लाज्मोडियम को जो कैरी कर रहे होते हैं वो हमारे पास जो है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होते हैं, जो हमारे पास मलेरिया
के वेक्टर को, मलेरिया के पैथोजन बेसिकली प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहे होते हैं। तो अब मुझे बताओ कि हमारे पास जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, विच इज बेसिकली दी वेक्टर टू ट्रांसमिट मलेरिया पैथोजन, जो कि हमारे पास मलेरिया का पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो मुझे एक चीज क्या पूछो, जीरो क्वेश्चन में, हाँ, कि ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि हमारे पास जहाँ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है, जहाँ हमारे पास फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहाँ पे मलेरिया के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, सही है, और जहाँ पे हमारे पास जो है वो रेनफॉल ज्यादा होती है, सही है। अब हमारे पास जो है वो सब, अगर जितनी ज्यादा हमारे पास रेनफॉल होगी ना, तो उतनी ज्यादा हमारे पास स्टैग्नेंट वाटर्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज दे ले एग इन दी स्टैग्नेंट वाटर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास जो है वो area R has a more humid climate than the area S। तो हमारे पास ऑप्शन ए कैन बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। वाई? बिकॉज जिसकी जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पे एक तो ये भी है कि बारिश के बाद ह्यूमिडिटी हमें पता है कि ज्यादा हो जाती है, राइट। तो वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। और हायर ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? हायर ह्यूमिडिटी का ये भी मतलब होता है कि टेम्परेचर फील्स हॉटर, राइट, टेम्परेचर फील्स हॉटर। और ये भी एक चीज है, हाँ, मोर ह्यूमिडिटी की, कि मोर ह्यूमिडिटी में आपके पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी कम हो जाती है, राइट। अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट हमारे पास है, तो वहां पे हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होती है, मतलब कि स्टैग्नेंट वाटर वहां पे खड़ा रहेगा, इट वोंट डिसअपियर। और बिकॉज ह्यूमिडिटी हमारे पास मोर है, तो हमारे पास एक इसका रीजन ये भी होगा, एक इसकी जो है वो फैक्टर ये भी होगा कि क्या, कि इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, the temperature is going to be feel hotter, right। क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है एनवायरनमेंट में, तो जो है वो टेम्परेचर वी फील हॉटर टेम्परेचर, राइट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये लोग क्या पूछ रहे हैं? ओवर हियर इन क्वेश्चन नंबर 4 दे आर सेइंग दैट विच रो इज करेक्ट, सही है। विच रो इज करेक्ट अबाउट द डिजीजेस, उसकी ट्रांसमिशन, और वो इन्फेक्शन हमारे पास या फिर नॉन इन्फेक्शन है। HIV हमें पता है इन्फेक्शियस है। लंग कैंसर हमारे पास इन्फेक्शियस हो सकता है, किसी एक पर्सन को लंग इन्फेक्शन, लंग कैंसर है, और वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के सामने जाके खड़ा हो गया है, तो क्या उसको भी लंग कैंसर हो जाएगा? नो, उसको लंग कैंसर नहीं होगा। तो दिस इज एन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, सही है। सिकल सेल एनीमिया भी हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस होता है, सही है। ऑल राइट। टीबी हमारे पास, हमें पता है टीबी हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये क्या करती है? स्प्रेड करती है। अच्छा, अब मुझे बताएं आप लोग कि HIV एड्स इज जेनेटिक्स या फिर सिकल सेल एनीमिया इज जेनेटिक। हमें पता है कि HIV एड्स इज नॉट जेनेटिक, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कोई जीन के डिसऑर्डर से नहीं बनते, बल्कि दिस इज बेसिकली अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय द एक्सचेंज ऑफ द जेनाइटल फ्लूइड्स। तो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि दिस इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। तो सिकल सेल एनीमिया हमें पता है, सिकल सेल एनीमिया इज बेसिकली फॉर्म्ड, सिकल सेल एनीमिया इज बेसिकली द एबनॉर्मल शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन, यहाँ पे सिकल सेल शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन, और ये इसलिए होती है बिकॉज दे आर द जीन्स कोडिंग फॉर द हीमोग्लोबिन हैव बीन अल्टर्ड। तो ये हमारे पास एक जेनेटिक डिजीज होती है। तो ऑप्शन सी होगा, हियर इज आवर करेक्ट आंसर। All right, so now let's move on to question number 5 over here. Question number 5 over here says that which of these causative agents of disease can be transmitted by the droplet infection? अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को ये चीज क्या बताई कि हमारे पास जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस विच इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, सही है। माइकोबैक्टीरियम का जो बैक्टीरिया होता है, इट कॉजेज द ट्यूबरक्यूलोसिस। और ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे पास क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे पास, वेयर इज दिस स्लाइड, ये रहा। ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास जो है वो एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से क्या करते हैं? ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक तो वो टीबी हो गई, ठीक है। टीबी है हमारे पास वो डिजीज, और टीबी का पॉजिटिव एजेंट हमारे पास क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, सही है। अच्छा, और विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया, ठीक है। विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया जो होता है, वो हमारे पास जो है वो क्या कॉज कर रहा होता है? कॉलरा क्रॉस
कॉलरा की जो डिजीज है वो कॉज कर रहा होता है, सही है। और हमें पता है कि ये हमारे पास जो है वो किससे स्प्रेड होता है, फूड बॉर्न है या फिर वाटर बॉर्न डिजीज है, और ये किसी किस्म के ड्रॉपलेट से जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता। ये हमारे पास बेसिकली इम्प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से, या फिर अगर हमने कोई सीवेजेटेड जो है वो वाटर ड्रिंक कर लिया हो, या उन हैंड से अपने कुछ ईट कर लिया हो, तो हमारे पास जो है वो कॉलरा हो सकता है। तो विब्रियो कॉलरा, हमारे पास कॉलरा की जो डिजीज है, इट इज नॉट अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, मॉर्बिली वायरस, बेसिकली मॉर्बिली वायरस हमारे पास मीजल्स कॉज करवाता है, ठीक है। मीजल्स इज नो लॉन्गर इन आवर सिलेबस। मीजल्स के क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट इन दिस वर्कशीट, ठीक है। इसमें बस जैसे अभी इसमें आ गया, ठीक है, टीबी के साथ कॉलरा के साथ अगर मीजल्स, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे मीजल्स भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने उस एमसीक्यू को इंक्लूड किया है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा मीजल्स ओरिएंटेड एमसीक्यूज है, मैंने उन सबको रिमूव कर दिया है, ठीक है। जो हमारे पास मीजल्स होते हैं, इसके बारे में बस अभी के लिए इन एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रखें दैट इट इज कॉज्ड बाय द मोरबिली वायरस, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द मोरबिली वायरस। और ये जो हमारे पास जो टाइप ऑफ पैथोजन है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वो क्या है कि ये वायरस है, ठीक है, मोरबिली वायरस। और ये हमारे पास किस तरह से स्प्रेड होता है, दिस दीज जो मीजल्स होता है, इट इज ऑल्सो स्प्रेड बाय द एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, सही है, एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, सही है। तो हमारे पास दो ऐसे डिजीजेस हो गई जिनके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, दे आर बीइंग स्प्रेड बाय दी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। एक मीजल्स है और एक टीबी है, सही है। तो हमारे पास 2 and 3 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शंस। जो हमारे पास ऑप्शन डी में दिख रहा है, 2 and 3 ओनली, क्या है, माइकोबैक्टीरियम एंड दी मोरबिली वायरस। चलें जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट व्हाट इज करेक्ट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अभी हमने ये चीज स्टडी कर ली कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द मायोबैक्टीरियम, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या फिर हमारे पास जो टीबी है, इट इज स्प्रेड बाय द मायोबैक्टीरियम बोवेस, सही है। दो तरह के हमारे पास जो है वो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे पास जो है वो टीबी को ट्रांसमिट करें, एंड दे बोथ आर दी बैक्टीरिया, दे आर नॉट दी वायरस, ठीक है। तो हमारे पास ये वायरस वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अच्छा, टीबी में किसी किस्म का हमारे पास रैश नहीं आता है, ठीक है। टीबी में हमारे पास होता है क्या है, बेसिकली टीबी के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो वहां पे हमारे पास कफिंग हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट को साइंस और सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो कफिंग हो जाएगी, चेस्ट पेन हो रहा होगा उसको, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी, सही है। तो हमारे पास किसी किस्म का टीबी में रैश नहीं आता। और मैंने आप लोगों को ये बताया दैट इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है या पॉजिटिव एजेंट होता है, जो कि हमारे पास मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर मायोबैक्टीरियम बोविस है, दे आर बेसिकली स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है बेसिकली हमारे पास। सो इसका आंसर, इस एमसीक्यू का आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। Alright, G. Now let's move on to question number 7. It says that the number of the people at risk of contracting malaria has increased due to an increase in the distribution of the Anopheles mosquitoes. Alright, what could be the cause of this increase in the distribution of the Anopheles mosquito? हमने अभी ये चीज अभी लेक्चर साइज ने भी क्या की थी, डिस्कस की थी हमारे पास जो मलेरिया का वेक्टर है, विच इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इट बेसिकली breed and thrive and survive at the high temperatures, ठीक है, and where there is high rainfall। तो मैं क्या यहाँ पे कह सकती हूँ कि हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं विच में इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। वो हमारे पास हो सकता है एक हाई टेम्परेचर, और एक हमारे पास हो सकता है हाई रेनफॉल, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जो है वो हमारे पास इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनोफिलस मॉस्किटो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज्यादा हो कम हो, इससे जो है वो एनोफिलस मॉस्किटो की डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। ड्रग रेजिस्टेंस इन प्लाज्मोडियम, नहीं, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता।
ठीक है, बिकॉज बेसिकली जो प्लाज्मोडियम है इट इज इनसाइड दी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, तो स्प्रेड तो वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू ही होगा। नो नो इफेक्टिव वैक्सीन। अच्छा, मलेरिया की हमारे पास जो है वो कोई इफेक्टिव वैक्सीन है तो नहीं, लेकिन इससे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बेसिकली हमारे पास देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, दैट व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनोफिलस मॉस्किटो। सही है, तो ये नो इफेक्टिव वैक्सीन इज नॉट द कॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनोफिलस मॉस्किटो। सही है। ग्लोबल वार्मिंग, yes, global warming can be the cause of the increase in the distribution of the Anopheles mosquito. Why? Because आप लोग मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज होते हैं, दे थ्राइव एंड दे ब्रीड एट द हाई टेम्परेचर। और ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास होती क्या है, इट इज बेसिकली द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास क्या होती है, इट इज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ओवर हियर, global warming. Question number 8 over here is saying that a disease is an abnormal distribution of the functioning of an organism or the part of an organism which disruption to the function is an example of the infectious disease. सही है, बेसिकली यहाँ पे ये लोग हमसे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, एयर फ्लो, ऑप्शन ए, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं और फिर इनको डिस्कस करते हैं। एयर फ्लो टू वन लंग इज डिसरप्टेड बाय अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन फॉर्मिंग अ मास ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज की बात हो रही है, ये बेसिकली हमारे पास कैंसर की बात हो रही है, राइट। और कैंसर हमें पता है इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो हमारे पास ऑप्शन ए विल बी आवर इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट्स सी दैट व्हाट इज ऑप्शन बी सेइंग, एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द स्मोक। सही है, नहीं, ये भी हमारे पास जो है वो किसी तरह से भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ठीक है, oxygen transport is disrupted due to the changes in the protein shape in the red blood cell। अब मुझे आप लोग एक चीज बताएं कि बिकॉज द प्रोटीन इज चेंजिंग द शेप इन द रेड ब्लड सेल, तो वो हमारे पास किस चीज की एग्जांपल हो जाती है, वो हमारे पास म्यूटेशन की एग्जांपल हो जाती है। एंड म्यूटेशन हमारे पास एक रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और वो हमारे पास किसी तरह से भी इन्फेक्शियस नहीं होता। ठीक है, वी हैव नॉट हर्ड इट एनीवेयर कि हमारे पास जो है वो म्यूटेशन एक इन्फेक्शियस डिजीज है। नो, म्यूटेशन इज अ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड के बेस सीक्वेंस के होते हैं चेंज हो रहे होते हैं। Lung tissue is disrupted by the multiplication of the prokaryotic cell. Yes, this can happen. This can be an infectious disease. सही है। Why? Because lung tissue is disrupted by the multiplication of the prokaryotic cell. Prokaryotic cell हमें पता है हमारे पास क्या होते हैं। Prokaryotic cell basically are the bacteria cells। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एंड द लंग टिश्यूज आर बीइंग डिसरप्टेड, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन डी ओवर हियर इज आवर करेक्ट आंसर। Let's have a look at question number 9 over here. It says that outbreaks of the cholera commonly occurs in the refugee camps that are set up after a major natural disaster such as the earthquakes. The list shows some measures that can be taken to limit the spread of the cholera in the refugee camp। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग कॉलरा की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ दे देती हूँ दैट ये अभी हमने डिस्कस भी किया ऊपर भी कि कॉलरा हमारे पास एक फूड बॉर्न या फिर वाटर बॉर्न डिजीज होती है, राइट। और ये हमारे पास किस तरह से स्प्रेड होती है, इट इज बेसिकली स्प्रेड ड्यू टू द इम्प्रॉपर सैनिटेशन, या फिर अगर हमारे पास जो सीवेजेटेड वाटर होता है उससे अगर हमने क्रॉप्स को वाटर कर दिया या फिर ट्रीटमेंट कर दिया, क्रॉप्स का बेसिकली वाटरिंग होती है, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि कॉलरा के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे ईट एंड कुक दी फूड विदाउट वॉशिंग दी हैंड्स आफ्टर वॉशिंग दी फीसेस। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। ठीक है, इन दी रूरल एरियाज या फिर इन एरियाज जो एजुकेशन इज वेरी लेस कॉमन, तो वहाँ पे ये होता है। सही है, सो हमारे पास इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, वाटरी डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द डायरिया हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ द एसेंशियल मिनरल सॉल्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, डायरिया के अंदर हमारे पास जो है वो मिनरल सॉल्ट्स और वाटर लॉस होता है।
तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग को कॉलरा प्रिवेंट करना है तो हमें क्या चीज करनी चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। एंड वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर दी कुकिंग, या फिर और हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट हमें हमारे पास होना चाहिए, ताकि जो लोगों के पास पानी जाए या फिर द वाटर विच इज रीचिंग दी होम्स ऑफ द पीपल, हाउसेज ऑफ द पीपल, वो हमारे पास बिल्कुल क्लीन हो। सही है। तो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर से जो पूरी 1 to 5 हमारे पास लिस्ट इन लिस्ट की हुई है, इसमें से कौन से ऐसे मेजर्स हैं विच वी कैन टेक टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ द कॉलरा इन द रेफ्यूजी कैंप्स। ठीक है, तो ऑप्शन वन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट वन इज सेइंग दैट ट्रीटिंग ऑल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन। हमें पता है कि हम लोग जब क्लोरीन वाटर में पुट करते हैं तो हम लोग क्यों करते हैं, टू क्लीन दी वाटर, राइट, टू इंश्योर दैट ऑल दी बैक्टीरिया इन दी वाटर आर किल्ड। तो हमारे पास यस बिल्कुल ऑप्शन या स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू की तरफ देखते हैं। स्टेटमेंट टू ओवर हियर इज सेइंग दैट सेटिंग अप एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट सेंटर टू आइसोलेट द केसेस ऑफ द कॉलरा एंड ट्रीट देम विद एंटीबायोटिक्स। अब हमें पता है कि कॉलरा इज बेसिकली स्प्रेड बाय द विब्रो कॉलरा, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। सही है। विब्रियो कॉलरा के जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, बेसिकली दिस इज अ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हम लोग एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। सही है। और जितना एंड बिकॉज इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, सही है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इसको जितनी ज्यादा जल्दी हम लोग ट्रीट करेंगे उतना ज्यादा ये लिमिट करेगा दी स्प्रेड ऑफ दी कॉलरा। ठीक है, अगर इन्फेक्शियस पर्सन कम होंगे तो नॉन इन्फेक्शियस पर्सन से ट्रांसमिट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग इन्फेक्शियस पर्सन को ही क्या किए जा रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग देयर नंबर बाय ट्रीटिंग देम विद द एंटीबायोटिक्स। Lesson 3 over here is saying that using concentrated disinfectant to clean the sewage disposal areas and infected bedding। जी बिल्कुल, अभी मैंने आप लोगों को यही बात बताई दैट वी मस्ट यूज अ क्लीन सीवेज वाटर, या फिर सीवेज वाटर्स को क्लीन कर लेना चाहिए सो दैट दी वाटर रीचिंग द हाउसेज ऑफ द पीपल आर क्लीन, या फिर disinfected with all kind of the bacteria and the infections। तो ये health workers visiting regularly to detect the cases and keeping good records of the number of cases and deaths at the treatment centers, बिल्कुल ये भी हमारे पास लिमिट कर सकता है the spread of the cholera, क्योंकि हमारे पास एक पूरा एक रिकॉर्ड होगा। सही है। अगर हमारे पास एक पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड होगा, उसकी ट्रीटमेंट का, उसके नंबर ऑफ केसेस का, तो मैं हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये पेशेंट यहाँ यहाँ था, तो इसके जो सराउंडिंग में उस टाइम पे द पीपल वर देयर, तो हम उनका भी टेस्ट कर सकते हैं फॉर दी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इससे जो है वो क्या होता है कि एक अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है और ये हमारे पास यूज होता है टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ द कॉलरा। ठीक है, इससे पहले ये वाले जो इन्फेक्शियस पेशेंट्स हैं ये और ज्यादा स्प्रेड करें डिजीज को, हमने इनको भी क्या कर दिया, इनका भी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के साथ शुरू कर देंगे। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। तो इस एमसीक्यू का आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन 1 2 3 4 एंड 5 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। All right, so question number 10 over here is saying that the statements refer to the disease tuberculosis TB, which explains why antibiotic treatment of the TB takes a long time। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये चीज जो है वो आप लोगों ने डिस्कस की होगी इन दी लेक्चर्स, क्या कि हमारे पास जो टीबी होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, इसमें जब हमारे पास एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, दे आर प्रिस्क्राइब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम स्पैन ऑफ 6 to 9 मंथ्स हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। वाई इज दैट सो, ताकि हम लोग ये चीज इंश्योर कर सकें कि ऑल दी बैक्टीरियाज आर किल्ड। ठीक है, ताकि हम ये चीज क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें दैट ऑल दी बैक्टीरियाज आर किल्ड। ठीक है, तो अब वाई इज दैट सो, वाई हम लोग क्यों जो है वो ये इंश्योर करेंगे ऑल दी बैक्टीरियाज आर किल्ड, बिकॉज ताकि हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि अगर कोई एक भी बैक्टीरिया वहां पे रह जाएगा तो आप लोग मुझे बताएं, इट कैन अंडरगो दी जीन म्यूटेशन और वहां पे हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, also it takes a lot of time to kill the mycobacterium tuberculosis bacteria। ठीक है, क्योंकि तभी हमारे पास जो है वो 6 to 9 मंथ्स तक हमारे पास एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। एक तो इसका ये रीजन है टू इंश्योर दैट ऑल द बैक्टीरियाज आर किल्ड, और एक इसका ये रीजन है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू किल द mycobacterium tuberculosis bacteria, a lot of time to kill the bacteria। ठीक है,
तो इनको एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं. लेट्स सी दैट विच स्टेटमेंट इज सूटिंग आवर आंसर कि व्हाई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट टेक्स व्हाई एंटीबायोटिक. So now let's see the statements one by one, and let's see that which statement is basically explaining that why the antibiotic treatment for the TB takes a long time. Statement 1 is saying that the pathogen lives inside the human cell, so is not accessible to the immune system. No, this is an incorrect statement. ऐसा कुछ भी नहीं होता है that because the pathogen is living inside the human cell, ऐसा नहीं होता that it is not accessible to the immune system. इम्यून सिस्टम कोई भी आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल होता है, इट इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेज इट. कोई भी हमारी बॉडी के अंदर अगर फॉरेन पार्टिकल होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इट इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेज. Statement 2 over here will say saying that the bacterial pathogen reproduces slowly and the pathogen is not very sensitive to antibiotics. Yes, ये भी reasons होते हैं कि pathogen is not very sensitive to antibiotics. तभी हमारे पास it takes a lot of time to kill the bacteria. सही है. So option 3 is also statement 3 is our correct statement. The bacterial pathogen reproduces slowly. बिल्कुल ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारे पास ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर विच इज 2 and 3 on. Now let's move on to question number 11. Question number 11 says that the diagram shows some of the pathogens that cause the disease in the humans and some of the ways they are transmitted. What is the correct pathogen and method of the transmission for the cholera? Now, if we move on to the lecture slides and discuss the infectious disease cholera over here, what we have to first do that we have to find out the pathogen which is causing the cholera, and we have to determine the method of the transmission of the cholera. अच्छा, अब मुझे आप लोग एक बात बताएं दैट कॉलरा का जो पैथोजन है, अभी हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि क्या कि कॉलरा का जो पैथोजन है इट इज विब्रियो कॉलरा. एंड व्हाट इज विब्रियो कॉलरा? बेसिकली विब्रियो कॉलरा इज बेसिकली अ बैक्टीरियम, राइट. तो हम लोग ये बात क्या कह सकते हैं इधर, वी कैन ओवर हियर से कि जो पैथोजन हमारे पास कॉलरा कॉज करेगा वो पैथोजन हमारे पास विल बी अ बैक्टीरिया, राइट. एंड विच बैक्टीरिया इट विल बी? विब्रियो कॉलरा. अच्छा, now what is the method of the transmission of cholera? We know that the cholera is basically a foodborne and the waterborne disease, and it is basically transmitted because of the improper sanitation. या फिर if a person has drink sewageated water or use any you can say the crops or the fruits which are washed with the sewageated water. So we can over here say that the method of the transmission of the cholera is basically contaminated water. So our answer over here can be 1, right? 1 and W, which is in option number A. So hence option A will be our correct answer over here. Question 12 over here is basically of malaria. It is asking that what is a social factor that affects the spread of the malaria. Let's look at the options one by one and eliminate the incorrect options. An increase in the drug resistant forms of malaria. No, this is not our correct option. Why? Because they are asking about the social factors. Social factors that affect the spread of the malaria. An increase in the drug resistant forms of malaria is not any factor, not a social factor which is affecting the spread of the malaria. Climate changes मुझे बताओ, इट इज अ सोशल फैक्टर और इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर? तो क्लाइमेट चेंजेस हमारे पास क्या होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सही है. सो दिस ऑल्सो इज आवर इनकरेक्ट ऑप्शन. Option C over here is saying that difficulty in producing a vaccine. Yes, we know that the vaccines are difficult to be made for the malaria. Why? Because the malarial parasite जो कि हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मोडियम. जो हमारे पास मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, it is basically in different stage of the life cycles at different times.
तो इसलिए हम लोग इसकी वैक्सीन जो है इफेक्टिव नहीं होती, एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट मेक अ effective vaccine for the malaria because इसका जो parasite है plasmodium, it is at different stages of its life cycle at different times, right? So it is continuously changing. So this is also an incorrect answer. ठीक है, this is not a social factor for the spread of the malaria. Option D is over here saying that migration of the people because of war. Yes, if the people are migrating from one place to another, and in the people who are migrating, there are people with the infectious disease of malaria. When they are going to travel to another place and reach the other place, it is possible that these infected persons are going to transmit the malaria to the non-infected persons in that area. So we can over here say that yes, option D will be our correct option, that the migration of the people because of war will spread the malaria, and it is also a social factor. Hence, option D over here is our correct answer. Let's move on to question number 13. It says that which structures are present in Vibrio cholerae cell. Alright, so Vibrio cholerae is basically a bacteria, right? It is basically a prokaryote. And And we know that the prokaryotes या फिर bacterial cells are basically containing no membrane bound organelles. They do not have any membrane bound organelles. Let's look at the options one by one and let's eliminate the incorrect option as well. Okay, in a bacteria cell या फिर in a Vibrio cholerae, we can find a circular DNA. Yes, we can find circular DNA. Why? Because in the bacterial cell, we know that the bacterial cell is having a circular DNA. It is one of the compositions of the bacterial cell. The bacterial cell do not have the 80S ribosome. Rather, they have the 70S ribosomes, right? All the prokaryotic cells are having the 70S ribosomes instead of the 80S ribosomes. If I talk about the mitochondria, so we all know that the mitochondria is basically a double membrane bound organelle, and we know over here that the prokaryotic cells is having no membrane bound organelle. So hence the answer over here is option A, circular DNA only. Question 14 over here is saying that which feature do the causative agents of measles, malaria, and tuberculosis have in common? Now, I know over here that the measles is basically caused by the morbillivirus, which is a virus over here, right? And I know that the malaria is basically caused by the plasmodium, which is a protoctist. And tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium bovis, which is basically a bacteria. So now they are saying that which features do these causative agents of these three infectious diseases, measles, malaria, and tuberculosis, have in common? Now, the ability to produce the ATP. We know that the viruses basically lack the machinery to produce the ATP. So, viruses cannot produce the ATP, right? Whereas Protoctase is basically having the ability to produce the ATP. If I talk about bacteria over here, if we talk about bacteria over here, we know that the bacteria lacks the membrane-bound organelle, which is the mitochondria. So, what do you guys think, that will the bacteria will be able to produce the ATP? Yes, bacteria will be able to produce the ATP by the process which is known as the glycolysis. Why? Because glycolysis occurs in the cytoplasm.
right? And as well as there are anaerobic respiration as well, where ATP can be produced without the need for the oxygen, while in aerobic respiration, ATP is generated using the oxygen. Okay, so these. Now, if I talk about bacteria over here, we all know that the bacteria lacks the. Now, if I talk about bacteria over here, we know that the bacteria lacks the double membrane bound organelle, which is the mitochondria, which is the powerhouse of the cell and is used to produce the ATP. If bacteria is lacking the mitochondria, it is still able to produce the ATP. Why? Because in the cytoplasm, we know that in the cytoplasm there is a process known as glycolysis which takes place. So we can over here say that bacteria can produce the ATP by glycolysis which occurs in the cytoplasm. So now tell me that is the ability to produce the ATP a common features for all of these three viruses, protococcus and the bacteria? No, they are not the common feature. Only the protococcus and the bacteria are able to produce the ATP, whereas viruses are not able to produce the ATP. तो हम लोग क्या करेंगे? We are going to put a cross over here. We already have got our answer, which is option D over here. We already have got our answer, which is option D over here. We know that the surface antigens is basically a common feature for the virus, protococcus, and bacteria. They all can have the surface antigens. I hope that this MCQ is clear to all of you. Let's now move on to other MCQ. Now let's try to figure out our correct option, cytoplasm. Now, cytoplasm, we know that the viruses do not have the cytoplasm, whereas protococcus and the bacteria are having the cytoplasm. And they are saying that which of the features they have in common. They all have in common. So virus is not having the cytoplasm and the protococcus and bacteria are having the cytoplasm. So basically cytoplasm is not a common feature for all of these three causative agents, right? So we will place a cross over here. Now, question 15 over here is basically saying that which disease is caused by the eukaryotes. We know that eukaryotes are basically those cells which have the membrane bound organelles. And there are also one more type of cell which are the prokaryotes. The prokaryotes are basically referred to as the bacteria, which are the membrane, which do not contain the membrane bound organelles. We know that Vibrio cholerae is basically a bacteria, right? So this cannot be our correct option. We know that the measles is basically caused by the morbillivirus, which is a virus. So this is also not a eukaryote. Smallpox. So smallpox is no longer in our syllabus, but if I talk about what is the causative agent for the smallpox, so smallpox is basically caused by a virus which is named as variola virus. Right, so this is also a virus and is not a eukaryote. Viruses are not classified in the category as eukaryote. It do not have the membrane-bound organelles. Malaria over here on the other side is caused by the protococcus, which is known as the plasmodium, and we know that the protococcus is a eukaryote cell. So option B over here is our correct option. Question 16 over here is saying that which row identifies both the type of the pathogen that causes the cholera and the ways in which the cholera is transmitted from person to person. We know that the cholera is basically caused by Vibrio cholerae bacteria.
Right, Vibrio cholerae is a bacteria over here. They are saying that which type of pathogen is basically causing cholera over here. So cholera is caused by the bacteria. We can simply eliminate option C and D. Method of the transmission. All right. So method of the transmission may we know that drinking water contaminated with the pathogen will be our correct option. Why? Because we know that the cholera is a waterborne या फिर foodborne disease. Waterborne or foodborne disease. It is basically spread due to the improper sanitation या फिर the treatment of the crops with an untreated sewage or eating and cooking food without washing the hands after washing the feces over here. So yes, so basically it is a waterborne or a foodborne disease which can be caused by the improper sanitation or drinking the water which is basically contaminated with the pathogens or drinking the water which is sewageated. It can cause the infectious disease known as the cholera. Alright, so option A will be our correct answer over here. Now let's see that what question number 17 is asking over here. Why do the people with HIV AIDS have a higher occurrence of malaria than the people without the HIV AIDS? Now let's look at the options one by one and try to find out the reason that why there is a higher occurrence of the malaria in the HIV AIDS patients. HIV, AIDS, and malaria are both the diseases where the pathogen travels in the blood. Yes, the plasmodium, which is the parasite for the malaria, travels in the blood as well as the HIV virus can travel in the blood as well. But this is not the reason for the higher occurrence of the malaria in the HIV/AIDS patient, and we are looking for the reason for the higher occurrence of malaria in the HIV/AIDS patients. So this cannot be our answer. It is an incorrect option. Option B over here is saying that HIV, AIDS, and malaria are both transmitted in the blood. No, this cannot be our correct option. Why this cannot be our correct option? सबसे पहले तो we know that the HIV is basically can be transmitted through blood. Why? Because basically HIV is basically transmitted through the specific body fluids. For example, the blood, the semen, the vaginal fluids, breast milk. So yes, so we can say that the HIV is being transmitted by the blood. But if I talk about the malaria, which is caused by the plasmodium parasite, so malaria is basically transmitted from one infected person to another infected person through a bite of the Anopheles mosquito from an infected person, and then when the infected mosquito which has bited the infected person with the malaria goes and bites an uninfected person which is not having the malaria. So basically that female Anopheles mosquito transmits the plasmodium via the saliva into the bloodstream of the non-infected person. So we cannot say that malaria is transmitted by the blood. HIV/AIDS infects the T lymphocytes which are used by the malaria pathogen. HIV is basically infecting the T lymphocytes, but those T lymphocytes are not being used by the malarial pathogen. So this is our incorrect statement. Now, if I move on to option D over here, option D over here is basically saying that HIV/AIDS suppresses the immune systems to the malarial pathogen. Yes, this is our correct answer. Right, how it is our correct answer. Let's move on to the lecture slide for the HIV/AIDS over here. What do the HIV do basically, which is a human immunodeficiency virus? HIV infects the white blood cells, right? And when they infect the white blood cell, they basically infect a particular type of white blood cells, which are the T helper lymphocytes. And we know that the T helper lymphocytes are the king of the whole immune system. Why? Because they release the cytokines, they release the chemicals which are known as the cytokines, which basically activates the other cells of the immune system as well. So what do the HIV virus do? That it infects the white blood cells. ठीक है, they reduce the count of the white blood cell which are basically reducing the count of the T helper lymphocytes in specific, right? And when the number of the white blood cells will be decreased, which will be T helper lymphocytes the number, if it is going to decrease, so what will happen that there will be the development of the immunodeficiency.
And we can say that this immunodeficiency is basically referred to as the AIDS. And when a person develops AIDS, so it also develops the opportunistic infections, right? Opportunistic infections हमारे पास क्या क्या कौन कौन से infections होते हैं? Basically opportunistic infections हमारे पास वो infections होते हैं which are caused by the pathogens that not normally affect us, but because of our weakened immune system, not normally affect us, but what happens that because of our weakened immune system या फिर हमारा immune system, if it is not that strong which it used to be, so they take the advantage of our weak immune system and then they attack us. ठीक है, और इसी जो opportunistic infections है उसमें आपके पास टीबी आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास इसके अंदर और बहुत सारे डिजीजेस आ जाएंगे, ठीक है, टीबी हो गया और नमूनिया हो गया, इस तरह से। HIV AIDS suppresses the immune system to the malarial pathogen, so hence option D is our correct answer. If the immune system will be suppressed, then the immune system will not be able to fight against the malarial pathogen. Question 18 over here says that which of these cell structures are present in the plasmodium? We know that plasmodium is basically a protoptist, which is a eukaryotic cell. So let's see that what can be present in a eukaryotic cell. Ribosomes, yes, ribosomes can be present in the plasmodium. Golgi body, yes, Golgi body can also be present in the plasmodium. If I talk about mitochondria over here, yes, mitochondria is also present in the eukaryote. So hence the answer over here is option A, which is saying that these three organelles are basically found in the plasmodium. Question 19 over here is asking that which factors affect the distribution of the disease malaria. Draining swamps. We know that the female Anopheles mosquitoes basically breed या फिर they basically lay eggs in the stagnant water. Lay eggs in the stagnant water. So if we are going to drain these swamps, so there will be no breeding ground for the female Anopheles mosquito, and the vector basically to transmit the plasmodium from an infected person to the a non-infected person is the female Anopheles mosquito. And when the vector for the transmission of the malaria is being decreased, so हमारे पास क्या होगा that the distribution of the disease of the malaria will also decrease. So it is basically affecting the distribution of the disease of the malaria. Now, if I talk about the climate, yes, climatic changes can also affect the distribution of the disease malaria. Why? Because we know that the female Anopheles mosquito requires a high temperature to thrive and to breed, right? So if there is the high temperature, then there are more female Anopheles mosquitoes. The chances of the thriving and breeding of the female Anopheles mosquitoes are present in a high quantity, right? And if I talk about that, if there is a low temperature, so if there is a low temperature, then the female Anopheles mosquitoes' chances of thriving and breeding are very less. So basically, we can say that the climate is affecting the distribution of the disease of the malaria. Now, as we discussed earlier as well, that the migration of the people due to conflict is going to cause a difference in the distribution of the malaria disease. Why? Because we know that if in a certain area there are the patients which are having the malaria, right, and then they are going to move on to due to some conflict, they are going to move on to another area. So those infected people, there is a chance that they can transmit the malaria to the non-infected people of that area as well. So we can over here say that yes, this is affecting the distribution of the disease of malaria.
Vaccinations and antibiotics are not the factors which are going to affect the distribution of the malarial disease. Why? Because we know that there is no effective vaccine for the malaria which is developed. And if I talk about antibiotics, so antibiotics is not given to the people who are having malaria. Malaria में basically malaria को treat करने के लिए there are the anti-malarial drugs which are given to the patient. Anti-malarial drugs which are given to the patients who are having the who are suffering from the infectious disease of the malaria. So basically vaccination and antibiotic is having no effect on the malaria on the distribution of the malarial disease. So we can over here say, so hence the vaccination and antibiotics is not having any effect on the distribution of the disease of the malaria. So we can say that our correct answer over here is option B. 1, 4 and 5 statements are correct. Question 20 over here is asking that which structures will be present in a cell that cause the cholera. Alright, so we have discussed MCQs like this above as well, and I think that you guys should now be very sound of the knowledge of the cholera disease. That cholera is basically a disease which is caused by the Vibrio cholerae bacteria, right? Vibrio cholerae, which is a bacteria over here. So in this question, basically we have to look on the features which are present in a bacteria, right? So bacteria is having a circular DNA. Yes, bacteria do not have a naked DNA. We all know that bacteria is having a 70s ribosomes. Yes, bacteria के पास हमारे पास 70s ribosomes होते हैं, और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहां पे हमारे पास कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 80s ribosomes. So hence our answer to this question is option C. 1 and 3 are correct. Question 21 over here is saying that which of these terms can be used to describe the role of the mosquito? They are asking about the role of the mosquito in the transmission of the malaria. We know that what is a malarial parasite? The malarial parasite is basically Plasmodium. The malarial parasite is basically Plasmodium, which is the protoctist, right? And this malarial parasite, which is the Plasmodium, is the pathogen which is causing the malaria, and Protoctis is basically the type of the pathogen, right? The Protoctis is the type of the pathogen, and the pathogen or the malarial parasite, which is basically causing the malaria, which is the factor which is causing the malaria, is the Plasmodium. We can say that the mosquito is basically the vector. Mosquito is basically the vector for the transmission of the malarial parasite, the Plasmodium, right? So we can over here say that D, option D is our correct answer, 3 only. Because mosquito is basically a vector which is going to transmit the Plasmodium from an infected person to a non-infected person through the saliva, right? When the female Anopheles mosquito, which have bited the infected person and has transmitted the and have sucked the basically Plasmodium from an infected person, is going to bite the non-infected person. So it is also going to release its saliva when it is going to bite an non-infected person. So in that saliva, the Plasmodium will reach the non-infected person, and the non-infected person will also have the chances to have malaria, as उसके blood में भी क्या हो गया? उसके blood में भी there is the Plasmodium now. Question 22 over here is saying that which statement about a non-infectious disease may be correct? ठीक है, non-infectious disease can result from mutation. Yes, this is correct. For example, the sickle cell anemia over here. The sickle cell anemia is not an infectious disease, it is a non-infectious disease, or you can say that it is basically a genetic disease which is caused by the mutation in the gene coding for the formation of the hemoglobin, right? So we can say that it can result from a mutation. Statement 2 is saying that it can be transmitted by an insect vector. No.
This is not an infectious disease. If it would be an infectious disease, then it can be transmitted. But this is a non-infectious disease, and non-infectious diseases cannot be transmitted from an infected person to a non-infected person via a mosquito or via any vector. All right. So this is also our incorrect statement. It can be transmitted from mother to child. Yes, this is correct because we know that the child, whoever the child is, it is basically having the genes from the mother as well. Genes from the mother as well as from the father. सही है? So we can say that yes, it can be transmitted from the mother to the child. So option C over here is our correct answer, 1 and 3 only. Let's move on to question 23. It says that what do pathogens of HIV/AIDS, malaria, and TB have in common? All right. So if I talk about the pathogens of malaria, it is basically the plasmodium, which is the protoctist, right? AIDS is basically caused by the HIV, which is a virus. And if I talk about TB, TB is basically caused by the Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium bovis. And as the name suggests, it is a bacteria. Now the question is saying that what do these all pathogens, virus, protoctist, and bacteria have in common in their features? So they have the genes. Yes, we know that they all will have the genes. Why? Because we know that the bacteria is also having a circular DNA. Protoctist being a eukaryote will have a DNA, and virus either have a RNA or a DNA. So we can say that yes, they all are having the gene. So we can now easily eliminate option B over here. Option B will not be our answer. Now let's move on to the ribosomes feature. They have the ribosomes. We know that the viruses, as they lack the basic metabolic machinery of the cell, so viruses do not have any sort of the cell organelle, including the ribosomes as well. So the viruses are not having the ribosomes. If I talk about protoctist, so being a eukaryotic cell, it will have a ribosome. And if I talk about bacteria, it will have a ribosome. Bacteria is going to have a 70S ribosome, whereas protoctist is going to have a 80S ribosomes, as protoctist is a eukaryotic cell and bacteria is a prokaryotic cell. So basically they are saying that have in common. So ribosomes are not in common for all of these three. So we have basically got our answer. Our answer to this question is option D. Now let's discuss the last feature over here as well. They have a cell surface membrane. All right, so viruses do not have a cell surface membrane. So again, we can say that this is not a common feature for all of the pathogens. So hence our answer over here is option D. Question 24 over here is saying that which factors might have contributed to the spread of HIV/AIDS? Few clinics and the hospitals, no. Malnutrition, no. Poor sanitation, no. This is not the reason which are contributing to the spread of HIV/AIDS. Basically, the insufficient education of the people about the disease of HIV/AIDS is basically causing the spread of the disease, which is the HIV/AIDS. ठीक है. Malnutrition, poor sanitation, and few clinics and hospital have no uh, are not basically the factors. They are having no impact on the spread of the disease of the HIV/AIDS.